बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, अगर दुनिया और पाकिस्तान को हम आमने सामने रखते हैं तो दुनिया बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है, मगर पाकिस्तान जो है उसके सियासत और सियासतदानों के रवैये तब्दील होते नजर नहीं आ रहे। खित्ते के अंदर इतनी अफरा तफरी है जिसको कम करने की जरूरत है, मगर पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो यहां पर सियासी मैदान में सिवाय अफरा तफरी के आपको कुछ भी नजर नहीं आता। बात है मुज़ाकरात की। अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो मामले को हल किया जा सकता है, लेकिन मुज़ाकरात कौन करेगा, किससे करेगा और किन मुतालिबात या किन शराइत के ऊपर करेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहले मुज़ाकरात करना चाहती थी, अब उनकी तरफ से भी ना है। हुकूमत पहले करती रही ये बात कि आइए हमारे साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, अब हुकूमत भी जो है वो पीछे हटती हुई नजर आ रही है। सिर्फ एक मुज़ाकरात का मामला है जिसके ऊपर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कोई भी करे, किसकी भी कोई हैसियत नहीं है सिवाय इमरान खान की। अगर इमरान खान करे बातचीत तो फिर बात बन सकती है। एक तरफ तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जो है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ये कभी एक मम्मी डैडी सियासी जमात थी, लेकिन अब ये तो एक दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है। ऐसे मामलात में और ऐसी बयानबाजी में क्या मुज़ाकरात और इस अफरा तफरी के माहौल को हल किया जा सकता है, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। और पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल है, लीगल जो ग्राउंड्स हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब भी। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, अब आ जाते हैं सबसे पहले उस मामले के ऊपर कि जिसके अंदर ठंडा पानी डालने की जरूरत है, मुज़ाकरात करने की जरूरत है। मुझे ऐसे पहले लगता था शायद पीटीआई इसके लिए अपना रास्ता हमवार नहीं कर रही, मगर अब तो ऐसा लगता है दोनों फरीकैन भी राजी नहीं है, बात करते हैं मगर राजी नहीं है मुज़ाकरात के लिए। जी, इस पे भी आते हैं, मगर इससे पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो है आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख में पहले एक सानिया बांग्लादेश की वजह से याद किया जाता था। उसके बाद 10 साल पहले APS का वाक़या हो गया, तो हमारी तारीख के दो बड़े सानेहात जो हैं वो 16 दिसंबर से मुंसलिक हैं। और आज हमारा 16 दिसंबर है, तो इस पे बड़ी ज़रूरत होती है इस बात की कि हम इन दोनों वाक़यात को याद करें, सकूते ढाका भी और APS पेशावर का वाक़या भी। और उससे ज़्यादा अहम बात ये कि क्या इन वाक़यात से हमने कुछ सबक सीखा, क्या हम वो तारीख़ दोबारा तो नहीं दोहरा रहे, क्या वो गलतियां दोबारा तो नहीं हो रही। तो अनफॉर्चुनेटली ये इसलिए ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत है, इन वाक़यात का जिक्र करने की ज़रूरत है कि हम वो गलतियां दोहराते नज़र आ रहे हैं। और ये एक तारीख़ का सबक है कि एक ही चीज़ के करने से वही गलतियों से वही नतीजे आते हैं। ये बेवकूफ़ी होती है ये सोचना कि जनाब कोई अगर वही चीज़ें करेंगे तो कोई और नतीजा आएगा। तो हमने सकूत ढाका के जो लेसन थे कि आप किसी एक बहुत बड़ी अक्सरियत को आपने एलिनेट किया, आपने वहाँ पे उनके साथ जुल्म सितम किया, आपने उनके जो बुनियादी मसाइल पर था उसको ना सिर्फ कि उस पर गौर व फिक्र नहीं किया बल्कि उन पर जुल्म किया। और जुल्म की एक इंतहा आई जिसके अंदर वो एक आतिश फसां फटा, जब जिसकी वजह से आज वो भारत ने उसको इस्तेमाल किया और फिर उस सूरत में बांग्लादेश बन गया। उसके बाद फिर APS पेशावर के लेसन्स हैं कि वो हमने वहाँ पे दहशतगर्दी का पाकिस्तान की तारीख का बल्कि दुनिया की तारीख के इस तरह के बड़े कम वाक़यात हैं जिसके अंदर इतने ज़्यादा बच्चों की, मासूम बच्चों की जान गई, दहशतगर्दी थी। फिर उसके बाद से हमने बड़ी अच्छी बात थी कि तमाम पार्लियामेंटेरियन, तमाम पार्टीज़ ने बैठ के एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया कि हम ये अपनी मुआशरे में से, हम अपने कवानीन में से, अपने इंतज़ामी ढांचे में से, अपने जुडिशल ढांचे में से ये चीज़ें हम करेंगे ताकि ये आइंदा ना हो। मगर आज बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि इर्द गिर्द देखें तो एग्जैक्टली हमें सकूते ढाका की गलतियां भी नज़र आती हैं। यहाँ भी एक अक्सरियत है, एक अक्सरियती पार्टी है और दहशतगर्दी के भी वाक़यात तवातर के साथ हो रहे हैं। मगर सियासी पार्टियाँ
पार्लियामान, इंतज़ामी ढांचा, ये अपनी लड़ाइयों में, मार्केटाइयों में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बहस को अगर सतही तौर पे इसके ऊपर बहस करेंगे कि जनाब कौन ने किसने किसके साथ बैठा, नहीं बैठा, क्यों नहीं बैठा, क्या एजेंडा है, क्या है, तो ये एक मैं समझता हूँ ये नहीं हल तलब भी नहीं है और बेवकूफ़ाना भी होगी, तो ये तनाजुर में। तो मैं चाह रहा हूँ मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार और तारीख के ऊपर ज़्यादा अबूर हासिल रखते हैं दुरानी साहब, तो मैं दुरानी साहब ने इन्होंने मुझसे ज़्यादा करीब से 71 की इनकी याददाश्तें ज़्यादा होंगी। तो इस रोशनी में 16 दिसंबर की रोशनी में आज का ज़रा ऐसा बताइएगा कि कैसे उस तनाजुर में हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, दोनों वाक़े जो जिनका आज वैसे अजीब इत्तेफाक है, एक ही दिन पे हुए और दोनों जो है दिल खराश भी हैं और दुखी भी हैं। मैं आज शाम को वैसे ही बैठा सोच रहा था तो मुझे एक अजीब सी मुमासलत नज़र आई। वो ये है कि हमारे यहाँ शिकायत पाई जाती है बहुत ज़्यादा कि इस्टेब्लिशमेंट और वो इदारे वो जो हैं वो सियासतदानों के ऊपर अपने आप को इम्पोज करते हैं। लेकिन ये मशरक़ी पाकिस्तान के लिए तो शायद ठीक हो, लेकिन मौजूदा और मगरबी पाकिस्तान में उलट हिसाब रहा है शुरू से कि हमारे सियासतदान माशाल्लाह इतने ट्रेंड हैं अंग्रेज़ के कि वो हर दौर में अपने मफादात के लिए तमाम इदारों को, हत्ता कि इस्टेब्लिशमेंट के तमाम इदारों को भी घसीट के अपनी पुश्त के ऊपर अपने इस्तेमाल में लाते रहे। और ये एक, अगर आप 71 से शुरू हो जाएं आज तक, आज भी वही सिलसिला जारी है। 71 में देखें कि कौन किसने कहा था कि नहीं जाऊंगा और कौन उसको सपोर्ट कर रहा था। मतलब याह्या खान के कंधों पे बैठ के जो हुकूमत आई, याह्या खान की को सियासत में सदारत के ख्वाब दिखा के जिन्होंने अपने आप को सियासी तौर पे रेलेवेंट बनवाया और उसके नतीजे में पाकिस्तान, मुजीब का चाहता था नहीं चाहता था उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते, लेकिन पाकिस्तान को बज़ोर शमशीर तोड़ा गया और तोड़ने के बाद जो है फिर उसमें से अपने लिए इक़्तिदार निकाला गया। और अजीब, मैंने पाकिस्तान की तारीख को दो अदवार में तकसीम किया है, इनकार आइन और तौहीन आइन। 71 से पहले मगरबी पाकिस्तान का वडेरा जागीरदार और यहाँ का जागीरदार ब्यूरोक्रेट जो है वो, या तनख्वाहदार जो हमारे तबकात हैं, उन्होंने आइन नहीं बनने दिया इस वजह से कि वो आइन बनता तो मशरकी पाकिस्तान के अवाम की मर्जी का बनता, और अगर उनकी मर्जी का बनता तो वो फिर वो ना होता जो ये चाहते थे। जिस घड़ी पाकिस्तान को तोड़ लिया, 73 में आइन बना दिया, गनीमत है आइन बन गया, लेकिन अगले दिन इमरजेंसी भी लगा दी और फिर साल 2 में 6 तरमीम भी कर दी, और वो तरमीम सारी 26वीं तरमीम की तरह की थी, सिवाय एक तरमीम जो कि जरूरी थी कि मशरकी पाकिस्तान, उसके अलावा अलहदा हो गया था, वो तरमीम लाजिम थी कि पाकिस्तान का हैयत बदल गई थी। बाकी 6-7 पहली 8 तरमीमों में से ज़्यादातर जो थी वो बड़ी ही कॉन्ट्रोवर्शियल थी, एक्सटेंशंस के लिए, ज़ाती इक़्तिदार के लिए थी, और वो तमाम बुनियादी हकूक़ के मुनाफी थी अक्सर, और अदलिया को सबसर्विएंट बनाने के लिए थी। वो जजों की ट्रांसफर्स भी उसमें शामिल थे। आप अगर जजेस की जो है जस्टिस याकूब की, उसके अंदर करने के लिए एक पूरी आईनी तरमीम ले आए थे कि उनकी उम्र एज बढ़ाने के लिए, और मशरकी पाकिस्तान वाली तरमीम भी थी, ये यकीनी बनाने के लिए था वापस ना आ जाए, वो भी चले, उसको भी आगे। अच्छा, अब ये वो तरमीम थी। तो उस वक्त से देखें 54 साला हिस्ट्री, जिसे मैं तौहीन आइन की हिस्ट्री कहता हूं, उसके अंदर आप हर आज के लीडर को देख लें, वो हमेशा फौज के कंधों पे बैठ के आए। ज़ियाउल हक साहब मियाँ साहब को लेके आए, भुट्टो साहब को याह्या खान लेके आया, अयूब खान लाया, और अला हाज़ल क़ियास आगे की एक लंबी हिस्ट्री, हत्ता कि 2018 तक आ जाए तो खान साहब भी उसी तरह आए जिस तरह ये आते रहे थे। अब ये हुआ है कि 24 के अंदर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मगरबी ये जो पाकिस्तान है हमारा, खा वो पंजाब हो, खा वो KPK हो, खा सिंध हो, खा बलोचिस्तान हो, यहाँ के अवाम बावजूद, इस पे कोई सोशल मीडिया कहता है, कोई लीडरशिप को रोल देता है, कोई हालात को देता है, कि वो जाग गए हैं,
वो ऐसे लगता है, मैं जब इलेक्शन से पहले फिर रहा था इन इलाकों में, मुझे ऐसे लगता था मशरकी पाकिस्तान में मेरे वालिद साहब फिर रहे हैं। वो जब वहाँ से आए थे बाद में दुख में जब कहानियाँ सुनाते थे तो वो उनकी बातें सुनाते थे कि वो किस तरह रिएक्ट करते थे हर गैर जमहूरी कदम के ऊपर, और किस तरह। और फिर मैंने जब 54 के आइन की पूरी कहानी पढ़ी, जो कि कभी लगा ही नहीं और हमारी तारीख से भी उसको निकाल दिया गया, वो उनकी मर्जी से बना हुआ आइन था और एक खूबसूरत आइन था। मुतालिया पाकिस्तान में 56 का हल्का सा जिक्र आता है, 54 ड्राफ्ट का जिक्र ही नहीं आता। और वो पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस से छपा था, 3 खानदगियां मुकम्मल हुई थी और आखिरी खानदगी से पहले गुलाम मोहम्मद ने ब्यूरोक्रेटिक मार्शल लॉ लगा दिया। दूसरा इसलिए नहीं लगाया कि शायद जनरल उस वक्त वो ग्रेसी था या कोई अंग्रेज था तो उसने लगाना नहीं था, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मार्शल लॉ लगाया और अला हाज़ल क़यास फिर आज तक यही सिलसिला है। तो मैं ये समझता हूं कि हमने जो ना सीखने का जो कसम खाई हुई है, उसका जो सेहरा है और उसका जो तमगा इम्तियाज़ है, वो हमारे सियासतदानों के सर जाता है। और आज भी अगर आप देखें तो हमारे आज की पीडीएम जो है ये वही है, उसी की कंटिन्यूएशन है, वही खानदान है जो 73-72 से चले आ रहे हैं। और इन्होंने आज कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान के अवाम को उनके वोट का हक जो है हमने नहीं देना, और अगर वो इंसिस्ट करेंगे तो उनको किसी से लड़वा देंगे, उनको मरवा देंगे, उनको दबवा देंगे, उनको हटा देंगे, लेकिन हम माजी से सबक नहीं सीखते। ये जिन सियासतदानों की बात कर रहे हैं, एक सीनियर सियासतदान हमारे साथ भी हैं, उनको भी जरा शामिल करते हैं। इस वक्त फवाद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया। चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब, बिल्कुल, मैं फवाद चौधरी साहब कहूँगा, मगर मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि दुरानी साहब के साथ कि ये बिल्कुल सियासतदानों का एक बहुत कंट्रोवर्शियल रोल रहा जो है, मगर उतना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रहा, उतना ही हमारी अदालतों का रहा, उतना ही हमारे ब्यूरोक्रेट्स का रहा। तमाम ही तबकात ने अपनी कहीं ना कहीं जो है कमियां बेशियां की, और ये बहस ज़रूर है ये किसकी ज़्यादा थी किसकी कम थी, मगर ओवरऑल एक मुआशरे के तौर पे, कौम के तौर पे हम सब ने गलतियां की। मगर मैं हमारे निगरान हैं फवाद चौधरी साहब, अनवर महमूद साहब, वो 92 चैनल के साबिक वफाकी सेक्रेटरी रहे हुए हैं। वो 1 महीना पहले 16 नवंबर को 1971 में सकूते ढाका से पहले यहाँ आए थे। तो मेरी उनसे जब अक्सर बात होती है तो मुझे उनसे बात करके लगता है कि एग्जैक्टली जो है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, को मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने जा रहा है, मगर इस तरह की ही जिस तरह ख्वाब खरगोश के वो जो होते हैं ना खबरें कि जी हर चीज़ ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। अखबारों में, टीवी में जिस तरह की आजकल ये एक बैंड है कि किसी जो है बानी चेयरमैन कहना है और किसी का बयान चलना, मुलाकात नहीं होनी, किसी की मुलाकात हो जानी है। और ये बिल्कुल चंद हफ्ते पहले और चंद दिनों पहले की भी जो खबरें अखबारात में छपती थी, अब वो दिखाई जाती हैं तो शर्मिंदगी भी आती है, रोना भी आता है, हंसी भी आती है। तो फवाद चौधरी साहब, इस पे राय में आज आप इमरान खान से मिलके आए हैं, तो हमें बताएं कि क्या उनकी फीलिंग है। हमने 16 दिसंबर के तनाज़ुर में आज के हालात देख रहे हैं। नहीं, इमरान खान तो ज़ाहिर है जी वरीड ही हैं। वो तो समझते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक पेडिस्टल से तो उतर गया है, आइन पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है, और जिस तरीके से एक हालात जा रहे हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल है। और इमरान खान समझते हैं कि सिर्फ पीटीआई को बाहर करने के लिए और उनसे एक बदले के लिए ये पाकिस्तान से जो खिलवाड़ है ये हुई है। और बहरहाल वो तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं, वैसे ही हैं जैसे कि वो ज़मान पाक में थे या बनी गाला में थे, 1 इंच पीछे नहीं हटे। मैं तो बड़ा एक्चुअली आई मस्ट से कि बहुत हैरत में हूँ कि 500 दिन गुजारने के बाद भी इमरान खान की ज़हनी और जो एक उनका जिस्मानी भी जो फिटनेस है वो रिमार्केबल है, और वो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। चौधरी साहब, एक डिस्कनेक्ट तो ऑब्वियसली नज़र आता है कि उनकी महदूद मुलाकातें होती हैं। आज भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी खुशनसीबी रही कि आपको मुलाकात का मौका मिल गया, बताया जाता है कईयों को नहीं मिला।
तो वो जो बाहर हो रहा है तो जो अंदर तक उन तक इतलाक कितने कि वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, क्योंकि बाहर एक पीटीआई के अंदर एक केओस नज़र आता है फैसला साली में, फिर फैसलों की रोशनी में, अमल दरामद में, आपस में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिससे कि काम वर्कर बड़ा डिमोरलाइज्ड है। तो उन तक आपको क्या फीलिंग हुई, उन तक उनको इदराक है कि बाहर ये क्या इस वक्त अफरा तफरी पार्टी में चल रही है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमारी मुलाकात कोई स्पेशल मुलाकात नहीं होती। हम तो उनके साथ को एक्यूज्ड हैं बेशुमार जाली मुकदमों में, और इस मुकदमे में भी जो है वो हम को एक्यूज्ड हैं। तो जब ट्रायल चलना होता है तो वो मजबूरी होती है कि सारे मुल्जमान जो है वो जज के सामने हो, और उसमें भी बड़ा खुफिया रखा जाता है। जो सहाफ़ी हैं वो या तो चुने हुए होते हैं 4-5 या आते नहीं हैं, और बाकी जो लीडरशिप है मेरा ख्याल है वो आ सकती है। कोई कई जो लॉयर्स वगैरह हैं उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की आने की, वरना वो आ जाते। दूसरी बात ये है कि इमरान खान काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है। उन्हें कोई ये मुझे नहीं लगा कि वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, डिस्पाइट के एक तो अब अखबार उनको मिल रही है, लेकिन टेलीविजन का जो है वो मुझे बताया उन्होंने कि वो फिर काट दिया गया है, और वो मर्जी से किसी 5-5 दिन लाइट जो है वो उनकी बंद कर दी जाती है, फिर उनको जो है वो अखबार टीवी बंद कर दिया जाता है। सो एक ये मुस्तकिल आप समझिए कि एक मेंटल टॉर्चर देने के जो तरीके हैं वो बदले जाते हैं। लेकिन इमरान खान नंदलेस काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है। बाकी अगर सब बात यह है कि देखिए पीटीआई का मरकज और महवर तो इमरान खान है। बाहर की लीडरशिप में या तो लीडरशिप जेलों में है और यहाँ पे ठुड्डे मुक्के मार के उनको निकाल दिया गया है। ये तो एक वैक्यूम के अंदर एक लोग जो आए हैं, जाहिर है कि वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत असर नहीं डाल रहे। इमरान खान की पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पे है, और वो जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ खड़ा है। दुरानी साहब, इस वक्त एक तमाशा सा लगा हुआ है कि पीटीआई ने एकदम से इनकी वो एक तो मैंने कहा ना समझ आती है कि लीडरशिप के साथ एक डिस्कनेक्ट है, मगर दरमियान में इनकी अपनी भी जो फैसला साजी है एक मज़गा खेज हो जाती है। अभी इन्होंने कहा जी बातचीत होनी है, कमेटी बन गई। दूसरी तरफ से एक ना सिर्फ के टोटल इनकार है बल्कि एक मजाक उड़ाने वाली ठट्ठे लिए जाते हैं। रोज़ के पिछले कुछ 5-6 दिन से बयान चल रहे हैं कि जनाब इनसे क्या बात करें, देखें जी पहले तो कहते थे हम डाकू थे, अब हमारे से मिल रहे हैं। आज भी काफ़ी इस तरह का, अभी इरफान सिद्दीकी साहब के ये बता रहे थे कि उन्होंने दहशतगर्द पार्टी इसको कह दिया है। तो एक तरफ से ये आउट ऑफ द वे जाके बातचीत करना चाह रहे हैं, वो करने में इंटरेस्टेड नहीं आ रहे हैं। ये क्या, ज़रा आप कैसे इसको देख रहे हैं, क्या ये मज़का खेज सिचुएशन है? आमिर साहब, कुछ दिन से हमारी मुलाकात नहीं हुई, मैं ये बात 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ पहले भी, मैं रिपीट करता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो हैं इस वक्त मुल्क के मफाद में हैं। ये नहीं हो रहे तो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की वजह से नहीं हो रहे। अगर ये मुज़ाकरात करने होंगे तो इस मुज़ाकरात का सिर्फ एक तरीका है कि ये मुज़ाकरात करने का अख्तियार वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास है। जो मुंतखब हैं या गैर मुंतखब हैं, जो भी हैं, उन्हीं के पास है। और जब तक वो नहीं चाहेंगे उस वक्त तक ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात उनके और इमरान खान के दरमियान हो सकते हैं। इमरान खान को अगर चाहें तो वो किसी को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भुट्टो साहब की तारीख उठाएं और आज तक आएँ, ये और ये उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक के कैदियों को वज़ीर आज़म छोड़ने का ऐलान नहीं करेंगे। मैं तो आज ये बात तक कहना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के मफाद का तकाजा, पाकिस्तान को मईशत को बचाने का तकाजा और पाकिस्तान के अवाम को उम्मीद देने का तकाजा ये है कि फौरी तौर पर तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, भले उनको ECL पे डाल। दुरानी साहब, इसमें क्या होना चाहिए, इस पे तो आपका बड़ा एक कंसिस्टेंट वो स्टांस रहा है और मैं एग्री भी कर सकता हूँ, मगर 2 सवाल आ जाते हैं। एक ये कि इमरान खान से ख्वाजा आसिफ साहब भी आज कह रहे थे कि मुलाकात करनी है तो सिर्फ उससे करनी है ना, उसको छोड़ना तो दूर की बात है, उनसे मुलाकात भी किसी को अलाउड नहीं है कि वो फैसला
फैसला कर सकें, तो हुकूमत को कौन रोकता है कि वो उनके साथ डायरेक्टली बात करने में पहले में। मगर मुझे इस होना तो चाहिए, मगर इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जो नज़र आता है अपोजिशन में और मौजूदा गवर्नमेंट में, जो कि PDM-2 ही है, वो ये है कि ये अगर बकरी जो है वो जो मिसाल दी जाती है घास से दोस्ती कर लेगी तो खाएगी क्या। ये हुकूमत इसी वजह से है कि PTI और उसकी लीडरशिप जेल में है। अगर मुज़ाकरात करके जो चीज़ें आप कह रहे हैं उनकी राय हो जाए तो इनकी तो हुकूमत चली जाएगी। तो उसके अंदर एक पिन्हा है, इसके अंदर एक कॉन्ट्रडिक्टरी, एक पैराडॉक्स कि ये होना सोचना एक मंतक के खिलाफ है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने उन्होंने, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि ये मुज़ाकरात नहीं, ये मजाकरात हैं। हाँ। मैंने कहा एक खुद मज़ाहिया किरदार जो है वो मुज़ाकरा, मतलब जिनका जीतना मजाक है, जिनकी हुकूमत मजाक है, जिनकी पार्लियामेंट मजाक है, जिनका फॉर्म 47 मजाक है, वो कह रहे हैं कि इनसे बात करना मजाकरात है। मैं दान साहब से पूछ रहा था कि ये क्यों ये इनसे उम्मीद करना कि ये गवर्नमेंट अपने इख्तियार छोड़ के बातचीत करके आपकी डिमांड्स पूरी PTI की करेगी। नहीं, देखिए, मैंने तो आज जो खान साहब से भी मैंने यही बात कही है कि देखिए ये हुकूमत जो है ये एक ही नुक्ते के ऊपर शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म है, और वो नुक्ता ये है कि जी एस्टैब्लिशमेंट की और इमरान खान की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है वो जब तक दहकती रहेगी, ये लाव बढ़ता रहेगा, तो उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब ऑफिस में। जब ये लड़ाई कम होती है, पाकिस्तान नॉर्मल होता है, तो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट और PTI तो फायदे में होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो नहीं रह सकती। लिहाजा ये सोचना कि ये हुकूमत PTI के साथ मुज़ाकरात करेगी और टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश करेगी, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि वो तो आप देखें ना, दिन रात 9 मई की तस्बीह पढ़ते हैं, 365 दफ़ा जो है वो रोज़ करते हैं। उनका इंटरेस्ट ही ये है कि ये लड़ाई बढ़ती रहे और वो जो है लस्सी में मदानी चलाते रहे। तो PTI को क्या करना चाहिए? PTI को देखें, एक बड़े जो अपोजिशन अलायंस है उसकी तरफ बढ़ना है, और जब तक आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को, हाफिज नईम साहब को, पीर पगाड़ा साहब को, खकान अब्बासी साहब को, अख्तर मेंगल साहब को, महमूद अचकज़ई साहब को एक लड़ी में नहीं परो लेते, PTI की पॉलिटिक्स जो है वो असल फेलियर जो है वो यहाँ पे आ रहा है। और खान साहब ने मुझे एग्रीड विद मी, उन्होंने कहा कि मैं तो पहले कहा है कि अलायंस की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन जाहिर है PTI में जो बाहर लीडरशिप है उसकी लिमिटेशंस है, और उस इफेक्टिवली जो है ये अलायंस नहीं हो सका जिसकी तरफ जा रहा है। मतलब असूलन तो PTI को तो 9 फरवरी को तहरीक में जाना चाहिए था, अगर अकेला जाना था। वो 9 फरवरी को नहीं गए, वो मिस कर दिया। अब ये अलायंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड, और आई थिंक कल इमरान खान इस सिलसिले में डेफिनेटली कोई बात करेंगे। ठीक है। अच्छा फवाद शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, पिछले काफ़ी दिनों से ये बहस बड़े ज़ोरों पर थी, जो कौमी हुकूमत की बार बार बात आ रही थी, और आपको भी मैं सुन रही थी कि आप भी काफ़ी हद तक इसके हक में थे कि ऐसा होगा। इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो लीडर हैं उनसे भी, आपकी सियासतदानों से भी बात होती है, तो PTI शायद इस चीज़ के लिए रजामंद हो, मगर इमरान खान साहब के हवाले से आपकी क्या गट फीलिंग्स हैं कि खान साहब क्या किसी भी कौमी हुकूमत के लिए रजामंद होंगे ताकि इस पूरे मामले से निपटा जा सके, या एटलीस्ट किसी सुलझाव की तरफ जाया जा सके? देखिए सर, ये तो पहले नवाज शरीफ इसके ऊपर माने ना, जब नवाज शरीफ मानेंगे तो फिर इमरान खान साहब से राय जो है वो ली जा सकती है। क्योंकि मेरी नज़र में द प्रॉब्लम इज, पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम ये है, जिस तरह आप लोग अपने पहले हाफ में आमिर बात कर रहे थे, कि इस वक्त एक सिमरिंग है, यानी एक पूरी सोसाइटी जो है वो एक उबाल के ऊपर है। और ये जो 1971 का जो सानहा था, उससे कई साल पहले से पाकिस्तान की सोसाइटी, कभी भी कोई अक्लमंद जो हुक्मरान होते हैं या लीडर होते हैं, वो सोसाइटी को एज के ऊपर नहीं रखते। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हमने सोसाइटी को एक एज के ऊपर रखा हुआ है, और कोई भी जो वाकया है वो बड़ा वाकया बन जाएगा, और उसके में पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो सकता है। लिहाजा अहम बात यह है कि पाकिस्तान को नॉर्मलाइज किया जाए, टेम्परेचर नीचे लाया जाए। अब टेम्परेचर नीचे वो तो हुकूमत ने लाना है। आप देखें ना, वो बेचारे जो गरीब लोग पकड़े हैं उनको अदालत डिस्चार्ज करती है, वो पुलिस वाले बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने दोबारा उनको अंदर डाल दिया है।
जज को जाना पड़ा प्रिजन वैन तक और कहना पड़ा कि जी मैंने ऑर्डर दिया, मेहरबानी करें अब इनको दोबारा ना पकड़े। ये तो पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून की हालत है। तो ये जो एक बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो सोसाइटी पहुंची हुई है, इसको नीचे लाने के लिए आप क्या तरीका इख्तियार करेंगे, उसके लिए आपको एक टाइम पीरियड चाहिए। नेशनल गवर्नमेंट इज वन आइडिया, देयर कैन बी अदर आइडियाज। प्राइमरी जो एम है वो ये है कि आप टेम्परेचर नीचे लेके आए। बक स्टॉप्स एट इमरान खान के अल्टीमेटली पीटीआई में फैसला उन्होंने करना है। तो आपकी क्या, जिस तरह इन्होंने कहा गट फीलिंग, आप आखिरी आदमी है जो मुलाकात करके आए हैं, तो क्या ये जो बातचीत का तकरीबन एक फेल्ड एफर्ट था, इसके बाद अब वो क्या मसामत की तरफ गामजन रागिब नजर आए हैं, या अभी भी मजीद बातचीत की तरफ कोई और एक्सप्लोर किया जाएगा? नहीं, ये बातचीत का जो मामला है ना, ये थोड़ा मिसकम्युनिकेट हुआ है। ये जो कमेटी बनाई गई थी, इसका मकसद हुकूमत से मुज़ाकरात करना सानवी था। इसका बुनियादी मकसद था कि वो जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको एक पेज पे लेके आएगी। और ये जो मैंने जैसे आपको नाम गिनवाए हैं, इस कमेटी आप ये कह रहे हैं कि ये इस कमेटी का जो हमें बताया गया मीडिया को कि ये हुकूमत से बात करे, इनका जो इनको दिया गया था टास्क वो अपोजिशन की पार्टीज एलाइज को अपोजिशन के इकट्ठा कर रहा था, आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना इनका पहला काम था। उसके बाद ये था कि अगर उस दौरान हुकूमत से भी हो जाए तो वो सही है, बट इसका जो मेन थीम है वो अब भी अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है और उनके साथ एक जो है वो अपने एक TORs बनाने हैं, चीजें बनानी है, उसके ऊपर उन्होंने काम करना है और वो काम कर रहे हैं। और कल देखते हैं कि खान साहब इस पे आगे क्या गाइडलाइन देते हैं। जी दुरानी साहब, आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी राब्ते में रहते हैं, बाकी भी अपोजिशन के लीडरान के साथ रहते हैं। ये एफर्ट किया गया, ये भी बैक एंड फोर्थ चलता है, एक स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे जो है, ये कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसके अंदर आपको लगता है कि कोई इम्कान है कि ये पहिया आगे चल सकेगा? देखें, जो फवाद ने बात की है ना, वो सारी की सारी बड़ी रियलिस्टिक एक पॉलिटिकल माइंड की अप्रोच है। मैं ये समझता हूँ, मैंने इस पे काम भी किया है और मैं मुसलसल काम कर भी रहा हूँ और हम सभी कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये इस वक्त अलायंस से आगे तो बात, अलायंस तक जाना शायद वक्त की ज़रूरत नहीं है। एक मुत्तफ़िक का लाहे अमल ऑपोजिशन का बनना जो है वो एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन उस ऑब्जेक्टिव में एक बात और भी है, वो ये है कि जितनी जैसे वो GDA है, जमात इस्लामी है, ये पार्टियां जो हैं इनका मौक़िफ़ हुकूमत के बारे में ज़्यादा शदीद है। वो कहते हैं कि ये लेजिटिमेट ही नहीं है, इनसे बात क्यों की जाए। इवन जो 26 अमेंडमेंट के बारे में जो उनके साथ निगोसिएशंस हुई, उसके ऊपर शदीद रिजर्वेशंस थी, जो उसके बाद हमने एक मीटिंग रखी हुई थी जो GDA की लीडरशिप ने भी कन्वे की, जमात इस्लामी की लीडरशिप ने भी कन्वे की। उन्होंने कहा जी जब आप कहते हैं कि ये मुंतखब ही नहीं है, हमने अपने मुंतखब लोगों को असम्बली में हल्फ नहीं उठवाए, तो आप उसके बाद जाके उन्हीं से मुज़ाकरात करते हैं, तो ये उनकी जेन्युइन कंसर्न्स है। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जब आगे चल के बात चलेगी, और देखें सिविल नाफरमानी की जहां तक बात है ना, पाकिस्तान में एक कुव्वत है जो पिछले 10 महीने से सिविल नाफरमानी कर रही है, वो हुकूमत है। हुकूमत ने आइन की नाफरमानी की है, हुकूमत ने कानून की नाफरमानी की है, हुकूमत ने अपने अख्तियार की नाफरमानी की है, और वो लोगों को जेलों में रख के हर उनके बुनियादी हकूक की नाफरमानी कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त हुकूमत अपने आप के खिलाफ सबसे बड़ा किरदार खुद अदा कर रही है। और जहां तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है, ऑपोजिशन इस वक्त वो वाहिद पार्टी है जो मेड इन पाकिस्तान है, इनका तो सब कुछ बाहर है। मैं फवाद से क्विकली लेना चाहूँगा। फवाद, ये अपोजिशन का आगे भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ बड़ी कुर्बत बढ़ गई, PTI की बातचीत चल रही थी, फिर 26वीं तरमीम के अंदर देखा उन्होंने सबको ठुड्डा मार के जो है बड़ी शाना बिशाना उनके साथ मिलके 26वीं तरमीम पास कर दी, सभी ने मिलके पास कर दी। उसके बाद अब फिर वो कुछ थोड़े से नाला हैं कि जी मेरे वादे पूरे नहीं किए गए, तो वो उनका भी ये बैक एंड फोर्थ ही चलता रहता है मौलाना का। देखिए, 26वीं अली तरमीम में मौलाना का मौक़िफ़ ये है कि जो ओरिजिनल तरमीम थी, स्पेशली आर्टिकल 8 को जो ख़त्म किया जा रहा था, हमने उसको बचा लिया है
और कुछ लॉ और कुछ दो के प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग जो हैं वो इतने बुरे नहीं रहे जितना कि अगर वो तरमीम अपनी ओरिजिनल शक्ल में पे हो जाती तो वो बहुत ख़तरनाक थी। तो इसलिए मौलाना का मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ है इस बात पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौलाना देखें कोई NGO तो नहीं चला रहे, वो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, उनका अपना इंटरेस्ट है। और जिस तरह दुरानी साहब ने कहा, आपने तो देखना है कि कॉमन पॉइंट्स क्या है। मुत्तफ़िक़ा लाइमल, इसके ऊपर तो इत्तफाक है ना कि 8 फरवरी का इलेक्शन बदतरीन धांधली का इलेक्शन था। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के मामलात के ऊपर इत्तफाक है, ऑपरेशन जो खैबर पख्तूनख्वा में है उसके ऊपर इत्तफाक है, ह्यूमन राइट्स और आइन में हमें वापस जाना चाहिए इसके ऊपर इत्तफाक है। सो ये जो कॉमन मिनिमम एजेंडा है ये तय हो जाए, बाकी फिर आगे देख लेंगे, बाकी तो अपनी अपनी सियासत है। बहरहाल ये तो फवाद चौधरी साहब का ये ख्याल है, दुरानी साहब का भी बड़े मुस्बत ख्याल रखते हैं, मगर हम तजर्बे से यही देखा है कि जितना गवर्नमेंट के साथ एक ट्रक की बत्ती है तो अपोजिशन के साथ भी एक लंबी सी ट्रक की बत्ती आती है कि मौलाना का भी ये 26वीं आईनी तरमीम जो मर्जी करें। हम तो सारे कह रहे थे कि ये क्या होने जा रहा है, तो अब वो हमारे साथ एग्री करते हैं। पर बार ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। अभी फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए शुक्रिया। अभी हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला इनसे आगे बढ़ेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। सियासी तो गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर जो अदालती मामलात है उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और अदालती मामलात के ऊपर बात करने के लिए माहिर कानून अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू जी अबू ज़र, मैं ये इस वक्त जो पहले एक जो उम्मीद थी हमें कि या अफरीदी साहब आ गए हैं तो चीफ जस्टिस, तो अभी मामला जो है ना सुलझ जाएंगे, वो उम्मीदें हमारी टूटती जा रही हैं। मगर अभी हमने देखा है कि मंसूर अली शाह साहब ने जो उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो घर जाके बैठ जाएंगे, वो घर पे ना सिर्फ के बैठ नहीं रहे हैं, उनका एक बड़ा एक एक्टिव रोल नज़र आ रहा है। और वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ उनके कहीं ना कहीं बयानात भी आ जाते हैं और खतूत भी आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने ख़त लिखा था, फिर उन्होंने दोबारा ये 12 दिसंबर को ख़त लिखा जिसमें उन्होंने दोबारा अपना वही पुराना कि जनाब ये जजेस को आप लगाते जा रहे हैं, मगर इसका जो क्राइटेरियन 175A के तहत बनाना था कि वो कमेटी थी और उसकी क्या लवाजमत है, बड़ी तफसीलात इस दफ़ा उन्होंने उसकी ड्राफ्ट की लिखी। उसके बाद जमाल मंदोखेल साहब का, जस्टिस जज साहब का भी आया कि हमने आपकी इनकी इन हाइलाइट्स की रोशनी में ड्राफ्ट दिया है आपको और इसके मुताबिक ही होगा। अब लेटेस्ट क्या है, क्या उम्मीद करें हम कि अगर इस तरह के मुनसिफ किस्म के जज आ जाएंगे तो फिर 26वें आईने तरमीम लाने की जरूरत क्या थी? देखिए आमिर साहब, ये सारी जो डिबेट है ये 26वीं जो आईनी तरमीम है उसके अंदर जो नुक्स हैं, उसके अंदर जो मसाइल हैं, मेरे ख्याल से उसी से जन्म लेती है। क्योंकि आपने आइन में तरमीम करके अब ढांचा इस तरह बना दिया है कि जो अदलिया है वो एक अब इंडिपेंडेंट जो है ना वो इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर प्रिंसिपल जो मुझे खत्म हो गया मेरी नजर में, क्योंकि अब अदलिया जो है उसकी कॉम्पोजिशन और उसकी जो नौकरी है वो मेरी नजर में अब एग्जीक्यूटिव और जो पार्लियामेंट है, मतलब इन शॉर्ट जो हुकूमत वक्त है उसके मरहूने मिन्नत हो चुकी है। अब वो बेशक जुडिशियल कमीशन के मेंबर्स हों, वहां वो मेजॉरिटी में है, या आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस नॉमिनेट करने हो, वहां पे भी हुकूमत मेजॉरिटी में, या हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करने हो, या सुप्रीम कोर्ट में कोई जज लेके जाना हो, तो सारी की सारी कैटेगरीज में हुकूमत वक्त जो है उनके वोट ज्यादा है और जो जुडिशियल वोट्स हैं वो मिनॉरिटी में आ गए हैं। तो ये इन इटसेल्फ इनहेरेंट फ्लॉ है जिसकी वजह से हम अब ये भुगत रहे हैं, जो सारा कुछ देख रहे हैं आप। अब आप यहाँ पे देखें मंसूर अली शाह साहब की जो आप ये कह रहे हैं कि फर्ज करें ये मंसूर अली शाह साहब की जो तजावीज़ है उस रोशनी में कमेटी बन भी जाएगी, तो क्योंकि एग्जेक्टिव की वहां पे मेजॉरिटी है, जिस तरह के खत में भी जिक्र है, तो वो उसके मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक ही करेंगे, इस ड्राफ्ट के मुताबिक नहीं चलेंगे। बिल्कुल। अब देखिए ना जुडिशियल कमीशन कैसे फंक्शन करेगा, सुप्रीम जुडिशियल कैसे
फंक्शन करेगा, इसके जो रूल्स हैं वो सारी चीजें हुकूमत वक्त बना रही है ना, इनहेरेंट फ्लॉ है ये। कोई एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल इन थियरी ही प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन तो प्रॉब्लमेटिक होगी। जहां तक मंदुखेल साहब की बात है, देखिए वो ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे हैं। क्या उन्होंने ये फैसला किया या उन्होंने इस पॉइंट पे बात उठाई कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम जो है उस पर फैसला नहीं हो जाता हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के केसेस नहीं सुनेंगे? लेकिन वो नहीं, उन्होंने उसको सुना। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ये सुप्रीम कोर्ट विद इन अ सुप्रीम कोर्ट है, जो बाकी जजेस हैं जो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, जो उसके अपनी मुतनाजा उसके होने में एक तनाजा है, वो खुद ही अपने मुतल्लिक फैसला कर रही है। और मजीद ये कि जो पहले आईनी बेंच बना है सिंध में या सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंदर क्या क्राइटेरियन था और क्यों 8 सीनियर 3 मेंबर सिंध में जो है इग्नोर कर दिए गए, उसकी क्या वजूहत है वो तो सामने नहीं आएंगी। हमारे पास टाइम महदूद है, तो मैं चाहूंगा आपसे, आप क्योंकि अब सिर्फ वकील नहीं है। जी 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 आमिर साहब, देखिए जब भी आप विदाउट क्राइटेरिया कोई चीज करते हैं तो हमेशा उसमें पिक एंड चूज और फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म या एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस नजर आती हैं आपको, और यहां भी यही हो रहा है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या क्राइटेरिया था कि आपने इन जजेस को नॉमिनेट किया है एज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में या सिंध हाई कोर्ट के अंदर? कोई क्राइटेरिया नहीं था। दैट मीन्स जो हुकूमत वक्त को पसंद है जो जजेस, वो उनको नॉमिनेट कर देंगे और वो उनके केस सुनेंगे। तो ये तो एक इटसेल्फ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं क्या इंसाफ एक्सपेक्ट करूंगा? जुडिशियल रिव्यू कहां चला जाएगा? एग्जीक्यूटिव एक्शंस का कहीं भी नहीं होगा, उसका कॉन्सेप्ट ही सारा मर्डर हो जाएगा। सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम जो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से आया है और उन जजेस की वजह से बढ़ गया है। जो इसको पीटीआई आपको जो है सिर्फ वकील रहनुमा नहीं है, आप पीटीआई के रहनुमा भी हैं, तो हमें समझाएं जरा कि एक तरफ से कमेटी बन के बातचीत करने के लिए आप लोग टकरे मार रहे हैं और वो रोज़ की 10 इस तरह के बयान आ जाते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपका तज़हीक भी की जा रही है, मजाक भी उड़ाया जा रहा है। तो क्लियरली है कि वो नहीं इंटरेस्टेड हैं कि बातचीत करने में। तो आप ये कब तक ये टकरे मारते रहेंगे? देखिए आमिर साहब, बातचीत करने के लिए कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरस नहीं रही। इसमें सिर्फ आप बयान सुन लें इमरान खान साहब का, ही वॉज वेरी क्लियर और अभी भी ही इज वेरी क्लियर। हमारी कुछ प्री कंडीशंस हैं, अगर वो मीट होंगी तो हम फिर ही बातचीत आगे लेके जाएंगे, अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं है इनके साथ बातचीत करने की। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हम उनको एक्सरसाइज करेंगे और हम कर रहे हैं। और जहां तक देखें इस हुकूमत की सीरियसनेस की बात है, ये तो इनका देखें ना, अब इन्होंने अभी वो जो रेंजर्स जो गाड़ी के नीचे आ गए थे एक शख्स की जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, उसका जो मर्डर की एफआईआर इन्होंने काटी है, उसमें इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को और बाकी लोगों को नॉमिनेट करती है। मतलब इतनी कोई मज़ाक़ा खेज किस्म की हरकत है कि जी जेल में कहते हैं वो वहां पे जो उनके मुखबर हैं या वहां पे जो वो मुशक्ती हैं वो सुन रहे थे, प्लानिंग हो रही थी। जो अबूजर कह रहे हैं कि कंडीशनल हमारी वो है, जब इनके लिए जो 5 मेंबर कमेटी है उन्होंने कहा था जी हम अनकंडीशनली बात करेंगे, वो अनकंडीशनल के ऊपर भी जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी ना आई है। अभी आप भी और फवाद चौधरी भी ये तजवीज़ दे रहे थे कि अभी भी दोबारा बैक टू ड्राइंग बोर्ड जाना पड़ेगा और अपोजिशन के साथ बातचीत करेंगे। हमारी इत्तलाएं हैं कि जीडीए वाले अब थोड़े से माइल हो गए हैं, उनको पहले जो बिल्कुल पीटीआई वाले कर रहे थे वहाँ कुछ ब्रेक थ्रू हो रही है। तो क्या आपकी क्या इत्तला है, आपके पास खबर होती है? देखिए, मैं कराची गया था, जीडीए की तमाम क़यादत से मेरी बहुत तफसीली, मैं यूजुअली जिक्र नहीं करता, मुलाकात हुई है, बाकी तरफ भी मैं राब्ते में हूँ, लेकिन उनका एक मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ बातचीत से पहले हुकूमत को सियासी कैदी रिहा करने चाहिए। देखिए, आपको कोई तो बेंचमार्क बनाना पड़ता है ना डायलॉग के लिए। अगर हुकूमत के दरवाजे पे जाके हम बैठ जाएंगे कि आप हमारे से मुज़ाकरात करें, जालिम जो जुल्म करता जा रहा हो, और जैसे अभी इन्होंने बताया कि एफआईआरें जो है वो सड़क पे चलते हुए किसी की कुछ हो जाए उसकी एफआईआर भी कट जाती है पीटीआई वालों के ऊपर, तो मतलब इस वक्त जो है हुकूमत ज्यादती कर रही है।
वो सियासी पार्टी को दहशतगर्द बनाने की कोशिश कर रही है, वो सियासी कारकुनों को दहशतगर्दों की तरह डील कर रही है। और जिन दहशतगर्दों ने इस मुल्क को बर्बाद किया हुआ है उनके सामने हमारे बच्चे जाने दे रहे हैं। और हुकूमत वाले जो है ये इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ के जिसको मुंह आता है किसी को शकील आफरीदी बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं। किया धरा तो सारा इनका अपना है, और ये अपने किए धरे को जब सियासतदानों पे डालते हैं तो उसके बाद मैं ये कहना शुरू कहूंगा कि इस वक्त सबसे बड़ा सियासी दहशतगर्द खुद हुकूमत है। हुकूमत अवाम के खिलाफ सियासी दहशतगर्दी कर रही है, आईनी दहशतगर्दी कर रही है, और वो पूरे मुल्क को जो है वो इस नुक्कर तक ले गए हैं कि लोग मुल्क गरीब हो गया है और दुनिया के अंदर रुसवा हो गया। हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, लास्ट 2 मिनट अबू सर, मिसिंग लोगों की लिस्ट क्यों नहीं आप लोग देते, पब्लिक क्यों नहीं करते? आमिर साहब मैं अपडेट कर दूं, मैं करेक्ट कर दूं, हमने इस्तखासा फाइल किया है, ये क्रिमिनल कंप्लेंट है, सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत ये एफआईआर ही होती है। हमारी वो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि हमें पुलिस पे एतबार नहीं, हमने फिर जुडिशरी से मेरे पास वक्त बिल्कुल बाकी नहीं बचा, लेकिन अबूजर सलमान नियाज़ साहब इंशाल्लाह दोबारा आपको जरूर जहमत देंगे ताकि आप अपने पॉइंट को क्लियर कर सके। माजरत के साथ में वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। आमिर साहब इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।